हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 9 का वीडियो नंबर 4। तो बेटे ये 9वीं यूनिट का चौथा वीडियो है और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 9 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप PDF नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें सबसे पहले पढ़ना है हाइड्रोजन के भौतिक गुण, फिर पढ़ने हैं हाइड्रोजन के रासायनिक गुण और फिर पढ़ने हैं हाइड्रोजन के उपयोग। तो हमें हाइड्रोजन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग, इन 3 चीज़ों का आज अध्ययन करना है। तो आप एक काम करो, अपनी नोटबुक पे हेडिंग लिख लो हाइड्रोजन के भौतिक गुण। एक हेडिंग लिख लो हाइड्रोजन के भौतिक गुण। नोटबुक पे हेडिंग लिख लो आप। हेडिंग लिखो H2 के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन गैस के भौतिक गुणों के बारे में कि इसमें कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो भौतिक गुणों में सबसे पहला हम लिखेंगे रंगहीन, कोमा गंधहीन व स्वादहीन। रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस। तो हाइड्रोजन कैसी गैस है? रंगहीन है, गंधहीन है व स्वादहीन है। ठीक है, और गैसीय अवस्था में है। तो पहला गुण तो आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा गुण ध्यान रखना है कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, ये ज्वलनशील होती है। कैसी होती है? ज्वलनशील। हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? ज्वलनशील होती है, यानी इसमें आग लग जाती है। और तीसरा गुण ध्यान रखना है कि यदि कोई आपसे पूछता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन ही है। तो तीसरा भौतिक गुण हुआ कि हाइड्रोजन क्या है? सबसे हल्की गैस है, सभी गैसों में सबसे हल्की है। क्योंकि हाइड्रोजन का सूत्र, अणुसूत्र क्या होता है? H2 में क्या है? 2 H के परमाणु हैं और हाइड्रोजन का परमाणु ही सबसे हल्का होता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु से बनने वाली द्विपरमाणु जो गैस है वो तो सबसे हल्की होगी फिर, क्योंकि इसमें दोनों हाइड्रोजन के परमाणु हैं जो सबसे हल्के परमाणु होते हैं। ठीक है। नंबर 4, चौथा भौतिक गुण आपको याद रखना है कि ये जो गैस है ना हाइड्रोजन, ये जल में कम घुलनशील होती है, जल में कम घुलनशील। अब इस चीज़ को लेके बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जल में कम घुलनशील क्यों होती है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हाइड्रोजन गैस जल में कम घुलनशील क्यों होती है। यदि आप हाइड्रोजन गैस के संरचना को बनाओगे तो आप बनाओगे H बॉन्ड H, ऐसा संरचना होता है हाइड्रोजन का। और आपको इसमें एक बात पता होनी चाहिए कि इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, और वे दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहने चाहिए और बिल्कुल बीच में ही रहेंगे, क्योंकि इधर इस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने की जितनी क्षमता है उतनी ही इस वाले परमाणु में है। यानी दोनों एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं, तो इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर होगी, और विद्युत ऋणात्मकता बराबर होगी तो जितने बल से ये वाला परमाणु इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा, उतने बल से ही ये वाला परमाणु भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बीच में ही रहेगा। और यदि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बीच में रहेगा तो किसी भी परमाणु पर ना तो धनावेश आएगा ना तो ऋणावेश। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी प्रकृति होती है अध्रुवीय।
क्योंकि इस पर किसी भी प्रकार के ध्रुव उत्पन्न नहीं हुए हैं, धन ध्रुव या ऋण ध्रुव। जबकि आप जब H2O की संरचना देखते हो तो H2O की संरचना मैं ऐसे बना सकता हूँ, देखो बना सकता हूँ ऐसे। भाई ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने थे, हर एक हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना था। वैसे तो बुक्स में संरचना ऐसी बनी हुई है ना, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो H2O को ऐसे बनाया जाता है कि 2 उसके पास लोन पेयर हैं और 2 उसके पास बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। देखो पर मैं ऐसे बनाता हूँ, बात तो वही है, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि भाई यहाँ तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन तो खाली पड़े हुए ऑक्सीजन के पास। भाई ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉनों ने तो बॉन्ड बना लिए, 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके पास खाली पड़े हुए जिन्हें आप कहते हो लोन पेयर। एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है। लोन पेयर को हिंदी में हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। आप इस बॉन्ड की बात करो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में रहने चाहिए, पर बीच में नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन की तरफ को थोड़े से सरक जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश आ जाएगा। और ऐसा ही इस बॉन्ड के साथ भी तो होगा, इस पे भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऑक्सीजन की तरफ को आंशिक रूप से विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से अधिक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 इकाई आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ भी क्या आ जाएगा, धनावेश। अब यदि इस H2O के अणु को आप देखते हो तो ये वाला बंध भी कैसा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बन गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बीच में ना रह के उस परमाणु की तरफ को सरका हुआ है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है। तो ये सहसंयोजक बंध तो है, पर सहसंयोजक बंध में भी कौन सा है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, और ये भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है, जिसके कारण इस H2O के अणु का एक सिरा, इस वाले सिरे को देखो आप, ये सिरा कैसा हो गया, धनावेशित, और ये वाला सिरा कैसा हो गया, ऋणावेशित। तो इसलिए जल क्या होता है, ध्रुवीय होता है। जल कैसा अणु होता है, ध्रुवीय अणु। और हमारे पास हाइड्रोजन गैस कैसी है, अध्रुवीय, और पानी कैसा है, ध्रुवीय। तो फिर अध्रुवीय अणु ध्रुवीय विलायक में तो कम घुलेगा ना। एक कहावत है, लाइक डिजॉल्व लाइक, या समान समान को घुलता है। पर हमने देखा कि हमारी हाइड्रोजन गैस कैसी है, अध्रुवीय है, और जिसमें हम उसे घोलने जा रहे हैं वो जल है, और जल कैसा है, ध्रुवीय है। तो अध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायक में कम घुलनशील होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा है जल में कम घुलनशील। देखो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, जल में कौन घुलेगा ज्यादा, जल में कौन घुलेगा ज्यादा, या तो जो ध्रुवीय होगा वो घुलेगा ज्यादा, और या फिर जो जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा वो घुलेगा ज्यादा। अब जैसे मैं आपको कहूं कि मुझे पता चल गया कि H2O एक कैसा विलायक है, H2O एक ध्रुवीय विलायक है, इस बात का आपको पता चल गया, और मैं पूछ रहा कि बताओ HCl इसमें कम घुलेगा या ज़्यादा घुलेगा। तो आप HCl को देखोगे तो HCl में इस सहसंयोजक बंध का इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बीच में होना चाहिए, पर आपको पता है कि वो बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकताओं की जब आप तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। और जब क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ ना बना के मैं थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ को बनाऊंगा, और यदि क्लोरीन की तरफ को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यानी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सरक गया तो क्लोरीन के ऊपर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा आंशिक धनावेश। इसका मतलब ये जो HCl है उसका अणु कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, ठीक है। कैसा होता है, यहाँ नहीं लगने का रह यहाँ लगेगा, कैसा होता है, ध्रुवीय। अब पानी भी ध्रुवीय है और HCl भी ध्रुवीय है, तो भाई HCl तो पानी में घुलेगा ही ज़्यादा, HCl तो पानी में ज़्यादा घुलेगा। तो आपको सिर्फ यूँ चेक करना है कि कौन ध्रुवीय है कौन नहीं, या तो जो पदार्थ ध्रुवीय होगा वो पानी में ज़्यादा घुलेगा, या फिर जो पदार्थ पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा वो पानी में ज़्यादा घुलेगा। तो हाइड्रोजन के भौतिक गुण में पहला पढ़ा, रंगहीन, गंधहीन व स्वादहीन गैस है, ज्वलनशील है, सबसे हल्की गैस है, और जल में कम घुलनशील है। जल में कम घुलनशील क्यों है, अध्रुवीय होने के कारण। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रैकेट में, अध्रुवीय
अध्रुवीय होने के कारण, अध्रुवीय होने के कारण जल में क्या है, कम घुलनशील है। ठीक है। नंबर 5, पांचवा भौतिक गुण, लिटमस के प्रति उदासीन, लिटमस के प्रति उदासीन है। लिटमस के प्रति उदासीन का मतलब यह है कि ना तो हाइड्रोजन गैस लाल लिटमस को नीला करती है और ना ही नीले लिटमस को लाल करती है। लिटमस वो पदार्थ होता है जिससे हम किसी भी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति चेक करते हैं कि कोई चीज़ अम्ल है या क्षार। तो ना तो इसने नीले लिटमस को लाल किया, अब लिटमस पेपर ले लो या लिटमस का विलयन ले लो, एक ही बात है। तो ना तो इसने नीले लिटमस को लाल करा और ना ही लाल लिटमस को नीला करा। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस की प्रकृति ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, उदासीन है। ठीक है। अच्छा, एक भौतिक गुण और ध्यान रखना है आपको कि प्लेटिनम व पैलेडियम पीडी की सतह पर अधिशोषित होती है। ठीक है। अधिशोषित, एक मिनट रुक जाओ जरा, थोड़ा स्पेलिंग में देखना पड़ेगा। अधिशोषित, अधिशोषित होती है। अधिशोषण तो पढ़ाया नहीं, आपको नहीं पढ़ाया, 12th क्लास में पढ़ाया। अधिशोषित होती है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। मतलब हाइड्रोजन गैस में खासियत है कि प्लेटिनम और पैलेडियम की सतह पर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं अधिधारण, अधिधारण, या आप कह सकते हो ऑक्लूजन। ठीक है, मैंने लिख दिया, वैसे ही ध्यान रखने की वैसे इतनी आवश्यकता नहीं है। 12th क्लास में तो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे इसे, अधिशोषण को। अभी तो सिर्फ ये 6 आपको भौतिक गुण याद रखने हैं हाइड्रोजन के। अब जल्दी से पोज करो, इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। जल्दी से पोज करके लिखो, आप पोज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। लिख लिया बेटे? ठीक है। देखो, अधिशोषण का मतलब पता क्या होता है? अधिशोषण का मतलब होता है, एक शब्द आपने सुना होगा, अवशोषण। अवशोषण एक अलग चीज है, यहां हम बात कर रहे हैं अधिशोषण की। अधिशोषण का मतलब होता है एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाना। जैसे मैं यहाँ मार्कर से लिख रहा हूं ना, तो मेरे मार्कर की इंक बोर्ड की सतह पर चिपक रही है, तो ये होता है अधिशोषण। ठीक है। जैसे आप ड्राइंग के ऊपर, आपके पास ड्राइंग है, आपकी ड्राइंग की नोटबुक है, उसके ऊपर आप कलर करते हैं, पेंट करते हैं, तो आप कलर चिपकता है कागज की सतह पर, तो ये है अधिशोषण। क्या है? अधिशोषण। तो इसे कहते हैं अधिशोषण। अवशोषण तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपके पास कॉटन है, कॉटन माने रुई, और रुई को पानी में डुबा दिया, तो पानी कोई रुई की सतह पर थोड़ा ही चिपकेगा, पानी तो रुई के अंदर तक चला जाएगा, तो उसे कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। और अधिशोषण का मतलब होता है सतह पर चिपकना। थोड़ा सा ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस पैलेडियम और प्लेटिनम इन धातुओं की सतह पर चिपक जाती है। अब चलो एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा आपको रासायनिक गुण से पहले। आप एक हेडिंग लिख लो, नोट। देखो, मान लो आपके पास ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है, ध्यान से समझना, और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु ये है इसके साथ जुड़ा हुआ, H2 पूरा गैस बना दिया, H2 गैस। ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और ये इस पहले परमाणु का नाभिक है और ये दूसरे परमाणु का नाभिक है। इस नाभिक में प्रोटॉन है, बाहर कक्षा में कौन है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रॉनों के घूमने की डायरेक्शन तो अपोजिट होगी, ये इलेक्ट्रॉन इधर को घूम रहा होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को घूम रहा होगा, ये बात तो पक्की है भाई। जब एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक यदि वामावर्त या दक्षिणावर्त दिशा में घूम रहा तो दूसरा तो वामावर्त घूमेगा ही। एक का रोटेशन क्लॉकवाइज है तो दूसरे का तो एंटी क्लॉकवाइज होगा ही रोटेशन, ये बात तो पक्की है बिल्कुल। तो पर एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोटॉन होते हैं ना, इनका रोटेशन एक डायरेक्शन में हो सकता है कि ये वाला प्रोटॉन भी इधर को घूम रहा और ये वाला प्रोटॉन भी इधर को घूम रहा, ऐसा हो सकता है। तो H2 का अणु ऐसा हो सकता है और H2 का अणु ऐसा भी हो सकता है कि हाइड्रोजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन का दूसरा परमाणु, पहले परमाणु का नाभिक, दूसरे परमाणु का नाभिक, पहले परमाणु के नाभिक का प्रोटॉन, दूसरे परमाणु के नाभिक का प्रोटॉन, पहले परमाणु का इलेक्ट्रॉन, दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन। मुझे पता है इलेक्ट्रॉन को तो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना पड़ेगा दोनों को, ये बात तो पक्की है। अब यदि ये प्रोटॉन भी अपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट करें, यानी इनका जो घूमना है वो भी विपरीत दिशा में हो, तो अंतर कहाँ आया भाई? इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी अपोजिट थे, यहाँ भी अपोजिट डायरेक्शन में उनका रोटेशन था, या उनका जो घूर्णन था वो विपरीत दिशा में ही था। पर यहाँ अंतर देखो, ये दोनों प्रोटॉन सेम डायरेक्शन में हैं, रोटेट कर रहे, दोनों क्लॉकवाइज हैं, और ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज या अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि प्रोटॉन का रोटेशन एक ही डायरेक्शन में होता है हाइड्रोजन के अणु में, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन। ये आपको ध्यान रखना है, याद रखोगे। ऑर्थो हाइड्रोजन का मतलब क्या है? ऐसा हाइड्रोजन का अणु या मॉलिक्यूल जिसके दोनों परमाणुओं में प्रोटॉन का रोटेशन सेम डायरेक्शन में हो। ये क्लॉकवाइज है, ये भी। यदि ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते ना प्रोटॉन, तो तब भी मैं इसे ऑर्थो हाइड्रोजन ही कहता। और यदि प्रोटॉन का रोटेशन दोनों परमाणुओं का अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे इलेक्ट्रॉन का ऑब्वियसली होता ही है, तो ऐसे हाइड्रोजन को हम कहते हैं पैरा हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोजन। तो इसे आप कहोगे पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब आप एक हेडिंग लिख लो, रासायनिक गुण। हाइड्रोजन के रासायनिक गुणों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। रासायनिक गुण में नंबर 1 सबसे पहला रासायनिक गुण हमें सीखना है ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन से क्रिया, कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से किस प्रकार क्रिया करती है। बहुत आसान है, देखो 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O जल बनाती है, और साथ में इसमें ऊष्मा भी निकलेगी। तो ऊष्मा को मैं लिख सकता हूँ, ऊष्मा को Q से लिख दूँ, या तो Q से लिख दो या फिर ऊष्मा ही लिख दो, आप हीट लिख दो, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? H2O बनता है, और इस प्रक्रिया में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, यानी ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नंबर 2 दूसरा रासायनिक गुण, इसे नंबर 1 को ऐसे लिखो। दूसरा है हैलोजनों से क्रिया। हैलोजन तो पता है आपको, हैलोजन कहते हैं 17वें वर्ग के तत्व को। 17वें वर्ग के तत्व जो होते हैं ना, ये होते हैं, देखो मैं बताता हूँ, ये होते हैं FCl Bri AT। ये है ग्रुप नंबर 17 ग्रुप है, इन्हें कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। इधर एक लाइन खींच दूँ, इसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसे आप ऐसे याद कर सकते हो। फूल, कली, बहार, बाहर नहीं, बाहर लिखते हैं, बाहर, बहार, आई, अटपटी, ऐसे याद कर सकते हो आप इसे, ठीक है। फूल, कली, बहार, आई।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, इन्हें चार को याद रखो, फूल, कली, बाहर आई। इन सब को सामान्य रूप से हम लिखते हैं एक्स से, हेलोजन को, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ X2 लिखा है। X2 का मतलब होता है हेलोजन। तो हेलोजनों से यदि क्रिया करनी है तो आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन, जब हेलोजन सबसे पहला, सबसे ऊपर क्या बताया मैंने, फ्लोरीन, फ्लोरीन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनेगा, 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और ये रिएक्शन डार्क में ही हो जाती है, यानी अंधेरे में ही हो जाती है। इसी तरीके से भाई F के नीचे कौन है, देखना जरा यहाँ, F के नीचे है Cl। जब हाइड्रोजन क्रिया करेगा क्लोरीन के साथ तो क्या बन जाएगा, 2HCl। और ये रिएक्शन होती है सनलाइट में, H न्यू माने सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। इसी तरीके से यदि हाइड्रोजन का रिएक्शन आपने कर दिया ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, तो भी बन जाएगा 2HBr, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको गर्म भी करना पड़ेगा। और यदि हाइड्रोजन का रिएक्शन आपने कर दिया आयोडीन के साथ, I2 के साथ, तो आपको उत्प्रेरक लगाना पड़ेगा और रिएक्शन का स्पीड स्लो होगा, इसलिए मैं रिवर्सेबल का निशान लगा रहा हूँ यहाँ। आपको लगाना पड़ेगा उत्प्रेरक, थोड़ा सा उत्प्रेरक इसमें डालना पड़ेगा, बनेगा तो वही 2HI, ऐसा ही प्रोडक्ट बनेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हेलोजन जब भी हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, HX। इस चीज को कॉमनली ऐसे लिख सकते हो आप कि हाइड्रोजन का रिएक्शन जब भी X2 के साथ होता है तो बनता है 2HX। HX को आप कह सकते हो हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड कह सकते हो, HALIDE। अब जब हाइड्रोजन हैलाइड कह दिया तो इसे क्या कहोगे, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। अच्छा, यदि कोई आपसे पूछ लेता है ना, मेरे पास जगह नीचे नहीं है इसलिए लिख रहा मैं इधर, यदि आपसे कोई पूछ लेता है कि जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन का स्पीड बताओ, किस सीक्वेंस में होगा स्पीड, यानी सबसे तेजी से रिएक्शन कौन करेगा, F2Cl2 Br2 I2, तो मैं कहूँगा कि फ्लोरीन का रिएक्शन करने का स्पीड सबसे फास्ट है, फिर उसके बाद Cl2 का है, फिर Br2 का है और फिर I2 का है। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करता है, फ्लोरीन, इसलिए अंधेरे में भी रिएक्शन होगी। और नीचे देखो इसका स्पीड सबसे कम है, इसलिए तो रिवर्सेबल का निशान लगाया। रिवर्सेबल का निशान हमेशा उन रिएक्शंस के साथ लगता है या उन रिएक्शंस के लिए प्रयोग होता है जिनका स्पीड स्लो हो और रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकें। तो हमने पहले पढ़ा ऑक्सीजन से क्रिया। एक तो ध्यान रखना, यदि भाई इलेक्ट्रॉनों का रोटेशन तो अपोजिट ही होगा, ये बात तो पक्की है, चक्रण इनका विपरीत होगा, पर प्रोटॉन यदि सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे तो ऑर्थो हाइड्रोजन होगा, H2 है ये। और यदि प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन की तरह अपोजिट डायरेक्शन में ही रोटेट कर रहे तो ऐसे H2 को आप कहोगे पैरा हाइड्रोजन या पैरा H2। रासायनिक गुण में ऑक्सीजन से क्रिया में ये रिएक्शन ध्यान रखनी, 2H2 + O2 = 2H2। हेलोजनों से क्रिया में आपको ये ध्यान रखनी, H2 + X2 = 2HX। बस X की जगह F2 लिख दिया, Cl2 लिख दिया, Br2 लिख दिया, I2 लिख दिया, ऐसे ही प्रोडक्ट बनेंगे। ये थोड़ी सी बातें याद रख लेना। और एक याद रख लेना कि रिएक्शन का स्पीड फ्लोरीन का सबसे तेज है और आयोडीन का सबसे कम है इस रिएक्शन के लिए। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले रासायनिक गुण बताता हूँ फिर। लिख लिया बेटे, ठीक है। तो हमने पढ़े 2 रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से क्रिया कैसे करती है हाइड्रोजन हमने सीख लिया, और ऑक्सीजन से क्रिया के बाद हेलोजनों से क्रिया। अच्छा, कभी कभी किसी बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर ये जो 17वें वर्ग के तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, जिन्हें आपने बताया है कि ऐसे याद रख लो, फूल, कली, बाहर आई, इन्हें हेलोजन क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब यह है कि इन्हें हेलोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हेलो का मतलब होता है सी माने समुद्र, और जन्स का मतलब होता है साल्ट। तो हेलोजन्स का मतलब समुद्री लवण बनाने वाले तत्व। ये समुद्री लवण बनाते हैं सब। ये जो है ना आपके FCl, Bri,
ये सब बनाते हैं समुद्री लवण। जैसे मैं एक लवण बताता हूँ आपको, Cl का एक लवण NaCl। ये NaCl क्या है? NaCl नमक ही तो है। और नमक बताओ कहाँ से मिलता है? नमक कहाँ से निकालते हैं हम? समुद्र से। भाई समुद्र के पानी से ही तो नमक बनता है। समझ में आ रही ना बात? तो यहाँ से तो सबूत मिल गया होगा। तो ये सारे जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब समुद्री लवण बनाने वाले तत्व हैं। और समुद्री लवण बनाने वाले तत्वों को ही हम कहते हैं हैलोजेंस। ठीक है, चलो तीसरा रासायनिक गुण पढ़ते हैं हाइड्रोजन का। तीसरा रासायनिक गुण है N2 से क्रिया। N2 माने नाइट्रोजन। N2 से क्रिया। ये हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से कैसे क्रिया करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है, लगा दिया, चलो मैंने इंपॉर्टेंट का निशान लगा दिया। नाइट्रोजन से कैसे क्रिया होती है? N2 + 3H2 = 2NH3। ये है रिएक्शन जो आपको याद रखनी। और साथ में इसमें ऊष्मा भी निकलेगी। Q का मतलब क्या है? ऊष्मा है। अब इस रिएक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि इसमें Fe तो होगा उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम होगा वर्धक। पढ़ रखी आपने 10th में रिएक्शन। Fe उत्प्रेरक है, मोलिब्डेनम वर्धक है। और 200 वायुमंडलीय दाब है, 200 ATM। ये तो होगा आपका क्या? दाब, वायुमंडलीय दाब। और टेम्परेचर है 450 डिग्री C, ये टेम्परेचर है। अच्छा, ये जो मेथड हमने लिखा है ना, ये N2 + 3H2 = 2NH3, इसे कहते हैं हैबर विधि। मैं ऊपर लिख देता हूँ हैबर विधि। मतलब हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण है। ये कौन सी गैस बनी? अमोनिया ही तो बनी। क्या बनी? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया गैस, नाइट्रोजन ट्राईहाइड्राइड भी आप इसे कह सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4, चौथा है सल्फर से क्रिया। सल्फर कहते हैं गंधक को। हाइड्रोजन सल्फर से भी क्रिया करता है। कैसे करता है? देखो बहुत आसान है। H2 + सल्फर = H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन सा बना? हाइड्रोजन सल्फाइड बना। लगभग 400 डिग्री C टेम्परेचर पर रिएक्शन होता है। यदि ध्यान न रहे तो डेल्टा लिख दिया करो, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन में बहुत सारे टेम्परेचर हैं। इस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या नाम है? हाइड्रोजन सल्फाइड। इस गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पर। 5वां रासायनिक गुण। 5वां रासायनिक गुण में मैं आपको बताता हूँ। चलो अच्छा, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल से क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, वनस्पति तेल से क्रिया। देखो आप वनस्पति तेल ले लो। वनस्पति तेल का मतलब पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाला तेल, जैसे सरसों का तेल होता है ना, वनस्पति तेल। और इस वनस्पति तेल पर हाइड्रोजन का क्रिया करा दो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन का क्रिया कराओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा वनस्पति घी। वनस्पति घी प्राप्त हो जाएगा, जैसा डालडा घी होता है। ठीक है, इस क्रिया को हम कहते हैं हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो वनस्पति तेल से वनस्पति घी बना सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद नंबर 6 एथिलीन से क्रिया। एथिलीन, चलो हिंदी में लिख देता हूँ। एथिलीन होता है C2H4 से क्रिया। अब एथिलीन से कैसे क्रिया करती है हाइड्रोजन गैस? देखो जरा, बहुत आसान है। एथिलीन से कैसे क्रिया करती है?
ये है C2H4 है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिख सकते हो आप, देखो C2H4 है, इसे एथिलीन कह दो, एथिलीन या इथाइलीन भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे कह सकते हो एथीन। इसके ऊपर जब हाइड्रोजन का रिएक्शन आप कराओगे निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो कितने H हैं, 2, ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक H तो इधर जुड़ जाएगा, एक H इधर जुड़ जाएगा, क्या बनेगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या बनेगा CH2 और H CH3। तो 2 कार्बन है तो एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन गैस बनेगी, ठीक है, जिसे आप एथेन भी कहते हो, एथेन कह दो या एथेन कह दो, ये की बात है, ये बनी एथेन गैस, ठीक है। जल्दी से पोज करके लिखो, अगले रासायनिक गुण बताता हूं फिर। लिख लिया बेटे, ठीक है, चलो अगले रासायनिक गुण देखते हैं। कितने रासायनिक गुण हुए हमारे, 6 हुए रासायनिक गुण, 6 रासायनिक गुण हो चुके हैं। 7वां गुण देखना है हमें, नंबर 7, अपचायक, अपचायक गुण। देखो अपचायक गुण देखो, ये हमारे पास है CuO, कॉपर का ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करा मैंने हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दो। आपको पता विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है, और कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है तो हाइड्रोजन कॉपर को हटा सकता है, हाइड्रोजन कॉपर को हटा देगा, यानी यहाँ अटैक करके इसे हटा दिया तो क्या बन गया H2O, और कॉपर हो गया अलग। तो मुझे यूँ बताओ, इस कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, क्या इस कॉपर के पास अब ऑक्सीजन है, नहीं है, इसका मतलब हाइड्रोजन ने कॉपर का ऑक्सीजन छीन लिया है, और हाइड्रोजन ने कॉपर का ऑक्सीजन छीन लिया, इसका मतलब कॉपर का कर दिया है अपचयन, ऑक्सीजन को अलग कर दिया ना। देखो इसके पास ऑक्सीजन था, अब तो नहीं है इसके पास ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ऑक्सीजन अलग हुई है, और ऑक्सीजन का अलग होना क्या होता है, अपचयन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन एक अपचायक की भांति कार्य करता है। अब बात करेंगे अगले रासायनिक गुण की, 8वें की, धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। यह हाइड्रोजन गैस धातुओं से कैसे क्रिया करती है वो भी देख लो, बहुत आसान है रिएक्शन। धातुओं से क्रिया, जैसे मान लो सोडियम है 2Na प्लस H2, क्या बनेगा 2NaH बनेगा। NaH का नाम क्या होता है, Na माने तो होता है सोडियम, सोडियम, और H माने क्या होता है हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड बनेगा। ये रासायनिक पदार्थों के नाम आपको पता होने चाहिए किस तरह लिखे जाते हैं। यदि आपको रासायनिक पदार्थों के या रासायनिक यौगिकों के नाम नहीं लिखने आते तो आपको सर्च करना चाहिए यूट्यूब पर अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर। यदि आप सर्च करोगे तो एकदम मिल जाएगा आपको, ठीक है, अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर। और जैसे ही आपने इस वीडियो को देख लोगे जैसे ही, तो आपकी ये समस्या जड़ से उखड़ के अलग हो जाएगी बिल्कुल एकदम, फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अकार्बनिक यौगिकों के नाम में। जैसे ये NaH है तो सोडियम हाइड्राइड है इसका नाम। इसी तरीके से यदि इसने लिथियम से क्रिया कर ली, लिथियम से हाइड्रोजन गैस ने, तो क्या बनेगा 2LiH, Li माने लिथियम, 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 और H माने हाइड्राइड, तो यहां बनेगा लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इस तरह करता है धातुओं से क्रिया। नंबर 9, कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया, CO माने कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया बहुत आसान है, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 2H2 इज इक्वल टू क्या बनेगा CH3OH,
OH। देखो कार्बन एक है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 हैं, 3 और 1 4, ऑक्सीजन एक है, तो यहाँ बनेगा CH3OH। इसमें आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक यूज़ करना है आपको ZnO प्लस Cr2O3, ये वाला उत्प्रेरक यूज़ करना है और थोड़ा सा गर्म भी करना पड़ेगा। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में रिएक्शन होगा। जल्दी से पोज करके लिखो। अच्छा, फिर मैं अगली बात बताता हूँ इसके बारे में, हाइड्रोजन के उपयोग बताता हूँ इसके कहाँ कहाँ होंगे। तो रासायनिक गुण ये हो गए हमारे, लिख लिया बेटे? ठीक है। जब मैं कहता हूँ ना कि पोज करके लिख लो, तो आप पोज करके लिख लिया करो। सबसे अच्छा होता है साथ के साथ नोट्स बनाना, और यदि आप नहीं लिखते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, वीडियो ख़त्म होने के बाद फिर लिख लिया करो, पर साथ साथ नोट्स बनाना सबसे अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे उपयोग की, हाइड्रोजन के उपयोग। हाइड्रोजन के उपयोग, दैनिक जीवन में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, या हाइड्रोजन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। नंबर 1, पहला उपयोग अपचायक के रूप में। अपचायक के रूप में, अभी हमने पढ़ा ना कॉपर ऑक्साइड का क्या कर दिया था, अपचयन। नंबर 2, वनस्पति तेल से क्या बनाया था बताओ? वनस्पति घी। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में, तो यदि वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाना है तो भी हम हाइड्रोजन का ही प्रयोग करते हैं, हाइड्रोजनीकरण करते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है। अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में अभी हमने पढ़ी थी हैबर विधि। ठीक है। तो हैबर विधि में पढ़ा था कि नाइट्रोजन का रिएक्शन यदि आप हाइड्रोजन के साथ कर दोगे N2+3H2 तो बनेगा NH3, अमोनिया बनेगी। ठीक है। ईंधन गैसों, जो गैसें ईंधन की तरह प्रयोग की जाती हैं, के घटक के रूप में, घटक माने हिस्सा। बहुत सारी ईंधन गैसें होती हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूँ 1-2 ईंधन गैस, जैसे कोल गैस। कोल गैस भी एक ईंधन गैस है, इसमें भी हाइड्रोजन होती है, कोमा। जैसे वाटर गैस, वाटर गैस कह दो या जल गैस कह दो या भाप अंगार गैस कह दो। ठीक है। जैसे तेल गैस, इन सारी गैसों का एक मुख्य घटक है हाइड्रोजन। इन सारी गैसों का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसलिए हाइड्रोजन ईंधन गैसों का मुख्य घटक है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस कैसी होती है? हल्की, और हल्की होती है तो गुब्बारों में भी इसे भरते हैं। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन ही है, गुब्बारों में भरने में सबसे हल्की गैस है। तो गुब्बारे भरने के लिए, जो हवा में उड़ने वाले गुब्बारे हैं बच्चों के लिए, उनमें भी हाइड्रोजन गैस भर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताऊंगा आपको, ये जो द्रव हाइड्रोजन होती है ना, इसका प्रयोग रॉकेट के ईंधन बनाने में भी होता है। द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन का काम करती है। किसका काम करती है? रॉकेट ईंधन का। नंबर 7, ईंधन उसे कहते हैं जो जलकर ऊर्जा प्रदान करता हो। और इसके अलावा हाइड्रोजन का प्रयोग ईंधन सेल में भी होता है। ईंधन सेल में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रयोग ही करते हैं ईंधन के रूप में, इन दोनों के मिश्रण का। तो ये हो गए हाइड्रोजन के उपयोग। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेंगे। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आए होंगे हाइड्रोजन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग। ठीक है।
कल हम आगे की पढ़ाई करेंगे। कल आज बस इतना ही पढ़ेंगे। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।